हेलो एवरीवन। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे जनरल मीटिंग के फर्दर सेक्शंस। हम लोग ऑलरेडी सेक्शन 96 से लेकर के 113 तक के सेक्शंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बीच बीच के कुछ सेक्शंस हमने गायब किए हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, 96 में हमने बात की थी जनरल मीटिंग की, 101 नोटिस की बात की थी, 102 बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट जनरल मीटिंग, 103 याद है क्या आपको, कोरम, 104 चेयरमैन, 105 proxy, 106 restrictions on voting rights, 107 show of hands, 109 that is poll, 110 postal ballot, 111 हमने बीच में छोड़ा था जो हम आज करेंगे, 112 एंड 113 जो है हमने किए थे रिप्रेजेंटेटिव्स के, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट्स एंड प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स, ये दोनों सेक्शंस हमने किए थे। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन 113 के बाद नेक्स्ट सेक्शन 114 दैट इज टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन। आप लोगों ने नाम सुना होगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन का। तो जब भी हमारी जनरल मीटिंग होती है उसमें दो टाइप के रेजोल्यूशन पास होते हैं, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल। कुछ बच्चे पता नहीं क्या करते हैं, बोर्ड मीटिंग में ओआर पास करा के आ जाते हैं, है ना, तो गलती मत कर देना गलती से भी। और ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी बच्चे रैंक होल्डर्स तक भी ऐसी मिस्टेक्स करके आते हैं कॉपी के अंदर, कॉपी नहीं तो इंटरव्यू में करते हैं ऐसी मिस्टेक जो मुझे पता चलता है बाद में। तो है ना, बहुत सिली सी मिस्टेक्स हैं जो हम बाकी सब कुछ ठीक लग रहे हैं लेकिन ऐसी माइन्यूट सी मिस्टेक करके आ जा रहे हैं। तो याद रखना बोर्ड मीटिंग जो है उसमें बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है और जनरल मीटिंग में या तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन की। बिफोर गोइंग थ्रू विद द लैंग्वेज हम एक काम करते हैं, इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं फिर उसके बाद लैंग्वेज पढ़ लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल। चलिए सबसे मान लीजिए एक कंपनी है ए लिमिटेड। इस ए लिमिटेड कंपनी में जो टोटल मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स मान लेते हैं 100 मेंबर्स हैं, ठीक है, 100 मेंबर्स। अच्छा, हम ये मान लेते हैं कि जो 100 मेंबर्स हैं, इन 100 मेंबर्स सबके पास एक एक वोट है। अभी ऐसे ही मान लेते हैं हम, तो चाहे शो ऑफ हैंड्स हो या पोल हो, दोनों में सेम ही टाइप का रेजोल्यूशन पास होगा। अज्यूम कर लेते हैं, हमारे लिए कैलकुलेशन ईजी रहेगा। अच्छा, अब हमें पास करना है या तो ओआर या किसी केस में हमें पास करना है एसआर। इन दोनों में से कोई एक ही रेजोल्यूशन पास होगा, इधर ओआर या फिर एसआर। अब क्वेश्चन में हुआ क्या कि जो मीटिंग है उसमें प्रेजेंट जो लोग थे, प्रेजेंट, और यहाँ पे भी प्रेजेंट लिख लेते हैं अपन। अच्छा, मीटिंग सेम ही है, सेम मीटिंग में 80 मेंबर्स प्रेजेंट थे, 80 वर प्रेजेंट। अच्छा, इन 80 में से कुछ इंटरेस्टेड मेंबर्स है तो ऑब्वियस सी बात है वो तो अलाउड ही नहीं होंगे वोटिंग करने के लिए, तो इंटरेस्टेड मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम 10 मेंबर्स इंटरेस्टेड थे। दोनों केसेस में बाकी सब कुछ सेम रखते हैं हम, बस लास्ट में हम कैलकुलेशन डिफरेंट कर लेंगे। अच्छा, अब जो जो मेंबर्स आते हैं ज़रूरी थोड़ा ना कि सबके सब मेंबर्स वोटिंग पार्टिसिपेट करें, कुछ कुछ एब्सटेंड भी रह सकते हैं ना। तो एब्सटेंड, एब्सटेंड, अब कितने मेंबर्स एब्सटेंड रहे वो यहाँ पे बता रखा है। तो 10 मेंबर्स एब्सटेंड रहे, 10 मेंबर्स ने तो वोटिंग किया ही नहीं, एब्सटेंड फ्रॉम वोटिंग। तो 10 मेंबर्स ने तो वोटिंग ही नहीं किया, तो वोटिंग पार्टिसिपेशन कितने लोगों ने किया, वोटिंग पार्टिसिपेशन। तो कितने लोग हो गए, 80 में से 10 तो इंटरेस्टेड हो गए और 10 क्या हो गए, एब्सटेंड हो गए। तो कितने लोग वोटिंग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, सिर्फ 60% ही वोटिंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे भी कितने हो गए, 60% ही वोटिंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब मुझे अगर ओआर पास करना है तो ओआर पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली वो 50%, मतलब एक वोट भी ज़्यादा है। तो ओआर का क्या फॉर्मूला है, वोटेड फॉर, वोटेड फॉर is more than voted against,
वोटेड फॉर इज मोर देन वोटेड अगेंस्ट, मतलब एक सिंगल वोट भी अगर ज़्यादा आ गया तो वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। तो आउट ऑफ दिस 60 पार्टिसिपेशन एक वोट भी अगर ज़्यादा हो जाता है, इट मीन्स कितना हो जाता है 31 अगर वोटेड फॉर हैं। कैसे निकाला, 60 डिवाइडेड बाई 2 दैट कम्स टू 30 में 1 ऐड कर दो, एक ज़्यादा होना चाहिए, तो 31 वोटेड फॉर है और 29 अगर वोटेड अगेंस्ट है तो भी ये रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। 30-30 हो गया तो इक्वालिटी ऑफ वोट हो जाएगा, और इक्वालिटी ऑफ वोट के केस में वही कास्टिंग वोट जो है वो चेयरमैन का होगा। इक्वालिटी ऑफ वोट के केस में क्या होता है, चेयरमैन का कास्टिंग वोट होता है। अब सेम इसी क्वेश्चन में अगर मुझे एसआर पास कराना होता अगर, तो इसका फॉर्मूला क्या है, वोटेड फॉर 3 times वोटेड अगेंस्ट, वोटेड फॉर 3 times वोटेड अगेंस्ट। वोटेड अगेंस्ट कितने टाइम्स है, 3 times है, तो यहाँ पे हमें 3/4 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 60 लोग ही पार्टिसिपेट करें तो उन्हीं से मतलब है, जो एब्सेंट है उनसे कोई मतलब नहीं है, जो एब्सटेंट है उनसे कोई मतलब नहीं है, जो इंटरेस्टेड है उनसे भी कोई मतलब नहीं है। तो 60 का वी विल कैलकुलेट 3/4, तो 3/4 कितना आता है, 45 आता है। तो अगर 45 वोटेड फॉर हो जाए और 15 अगर वोटेड अगेंस्ट भी हो जाए, तो देख लो 15 का 3 times 45 होता है ना, तो वोटेड फॉर 45 अगर है तो रेजोल्यूशन एसआर से पास हो जाएगा। इज दिस ओके? तो क्या बोला इसने कि वोटेड फॉर 3 times होनी चाहिए वोटेड अगेंस्ट के लिए, एसआर पास करने के लिए। वेयर एज अगर आपको सिंपल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करना होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, तो उसमें वोटेड फॉर ज़्यादा होना चाहिए वोटेड अगेंस्ट से, चाहे वो एक ही वोट ज़्यादा क्यों ना हो। गॉट इट? और जिस भी टाइप का रेजोल्यूशन आप पास करना चाहते हैं, वो आप जब एजेंडा भेजेंगे उसमें इंटेंशन क्लियर कर देना कि भाई हम ये रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से पास करना चाहते हैं और ये रेजोल्यूशन हम स्पेशल रेजोल्यूशन से पास करना चाहते हैं। गॉट इट? चलो इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं एक बार। अब नाउ लेट्स सी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। A resolution shall be an ordinary resolution if the notice has been duly given. Notice has been duly given and it's required to be passed by the vote cast in favor of the resolution. In favor of the resolution including the casting vote. Casting vote बता दिया जब equality of vote होता है. If any of the chairman exceeds द वोट इफ एनी कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, तो रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में जो भी वोट है उसके कंपैरिजन में वोटेड फॉर इंक्लूडिंग कास्टिंग वोट क्या है, ज़्यादा है। ओके, वो उसको क्या बोलेंगे, ओ आर बोलेंगे। अब एस आर किसको बोलेंगे, अ रेजोल्यूशन शैल बी स्पेशल रेजोल्यूशन व्हेन द इंटेंशन टू propose a resolution as a special resolution has been duly specified in the notice calling the general meeting or other intimation given to the members of the resolution। तो clearly लिखा हुआ है कि हम resolution पास करने जा रहे हैं, notice पूरा proper given है, and the notice required under this act has been duly given and the vote cast in favor of the resolution are required to be not less than 3 times of द नंबर ऑफ वोट्स इफ एनी कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। तो जो भी रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में जो भी वोटेड कास्ट हैं उसके कंपैरिजन में वोटेड फॉर क्या होने चाहिए, 3 times होने चाहिए, और बाकी इसकी इंटीमेशन वगैरह प्रॉपरली आपने नोटिस में भेज दी थी। इज दिस ओके? तो ये हुआ हमारा सेक्शन 114। फाइन, अब हम बात करेंगे सेक्शन 111 एंड 115 दोनों की साथ में। पहले हम है ना इन दोनों के इंटेंशंस को समझेंगे, दोनों सेक्शन है क्या, नहीं तो बहुत बड़ी खिचड़ी पक जाएगी। तो पहले इन दोनों सेक्शंस के इंटेंशन को समझेंगे, उसके बाद ही हम लैंग्वेज पढ़ेंगे। ओके, चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद द इंटेंशंस ऑफ बोथ द सेक्शंस। चलिए मैं एक बार पहले आपको पूरा इसका इंटेंशन और सब कुछ समझा देती हूँ, फिर उसके बाद इसकी लैंग्वेज 1 by 1 पढ़ेंगे। हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं दोनों का। सेक्शन 111 and section 115, सेक्शन 111 and section 115। ये जो सेक्शन 111 है ये है सर्क्यूलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन।
सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। वेयर जो सेक्शन 115 है दैट इज फॉर स्पेशल नोटिस। अब दोनों सेक्शंस को बहुत ही ध्यान से सुनना, जहाँ भी कहीं भी खोए हुए हो क्लास में वापस आ जाना, जिसकी भी यादों में हो वापस क्लास में आ जाओ। कंपनी लॉ, ये हम जनरल मीटिंग का जो प्रोविजन है कंपनीज एक्ट का, वो हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल मीटिंग का सेक्शन 115 एंड 111। अब सुनना ध्यान से सब लोग। मेंबर्स है, मेंबर्स जो हैं ओनर हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कंपनी में। अगर वो अपने दिल की बात कहना चाहते हैं बोर्ड से, तो वो कैसे कहें? देखो, बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग में एजेंडा फिक्स होता है और उसके बेसिस पे नोटिस भेज दिया जाता है और मेंबर्स को बोला जाता है हम ये रेजोल्यूशन पास करेंगे, मीटिंग में आ जाना, रेजोल्यूशन में हाँ ना बोल देना, है ना। मतलब हमने खुद नहीं सब कुछ डिसाइड कर रखा है, उनको तो सिर्फ हाँ और ना बोलना है, दैट्स इट। अगर वो अपने मन से कुछ और बोलना चाहते हैं तो उसके लिए क्या फैसिलिटी है जो कंपनीज एक्ट ने उनको दे रखी है, कंपनी लॉ ने उनको क्या फैसिलिटी दे रखी है कि किस तरह से वो अपने दिल की बात बोर्ड के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं और जनरल मीटिंग में उसको पुट कर सकते हैं। उसके लिए ये दो सेक्शंस बना रखे हैं, सेक्शन 115 एंड सेक्शन 111। ओके, समझना इस बात को। 115 से 4 मामलों की परमिशन देता है, सिर्फ 4 मैटर्स, दैट्स इट। अभी 4 मामले कौन कौन से हैं? व्हाट आर दिस 4 मैटर्स? स्पेशल नोटिस जो है वो परमिशन देता है मैटर्स जो यहाँ पे हम डील करेंगे। यहाँ पे हम 4 मैटर्स डील करेंगे। नंबर 1, एक तो अगर आप रिमूवल कर रहे हो डायरेक्टर का, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, ये हुआ मामला नंबर 1। डायरेक्टर को रिमूव करोगे तो इम्प्लाइड सी बात है उसकी पोस्ट वेकेट होगी, तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए किसी दूसरे डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट का सजेशन भी जा सकता है। तो नंबर 2 हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। नॉर्मल अपॉइंटमेंट नहीं है ये जो पोस्ट वेकेट हुई थी ना, रिमूव हुआ था, उसकी पोस्ट पे हमने अपॉइंटमेंट करना है। तीसरा मैटर हुआ सेम ऐसे ही रिमूवल ऑफ ऑडिटर, रिमूवल ऑफ ऑडिटर। एंड चौथा मामला हुआ ऑडिटर का रिमूवल आपने कराया ना, तो उसकी जगह पे किसी और का अपॉइंटमेंट करोगे आप, तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ठीक है। अगर कोई मेंबर किसी डायरेक्टर का रिमूवल कराना चाहता है तो 115 में स्पेशल नोटिस दे सकता है। अगर उसकी जगह पे किसी दूसरे पर्सन का नाम रिकमेंड करना चाहता है तो वो भी 115 में करेगा। ऑडिटर का रिमूवल कराना चाहता है, बोले ये ऑडिटर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ घोटाला कर रहा है, तो उसको रिमूवल के लिए यहाँ पे नाम रिकमेंड कर सकता है और उसकी जगह पे किसी और का नाम भी बोल सकता है। अगर ये 4 मामले हैं तो वो 4 के 4 मामले किस में जाएंगे? स्पेशल नोटिस में जाएंगे। इसके अलावा कुछ भी अदरवाइज मैटर्स होंगे तो वो 111 में फॉल करते हैं। अब 111 में 2 टाइप के मामले होते हैं। नंबर 1, या तो कोई न्यू एजेंडा पुट करना, अपनी मन से कोई भी प्रपोजल देना, या फिर और जो भी प्रपोज रेजोल्यूशन है उसमें कुछ भी ऑल्टरेशन या कुछ भी करेक्शंस डिमांड करना। तो एनी ऑल्टरेशन in proposed agenda, any alteration in proposed agenda। तो जो भी एजेंडा आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है बाय वे ऑफ नोटिस, जो आपको नोटिस मिला था जनरल मीटिंग का, उसमें एजेंडा आया था आपके पास, उस एजेंडा में यू वांट टू मेक सम ऑल्टरेशन या सजेशन या कुछ भी आप बोलना चाह रहे हैं, तो वो भी आप किसके थ्रू जा सकते हैं? सेक्शन 111 के अंदर जा सकते हैं। आई गेस आप लोग को इन दोनों सेक्शंस का स्कोप समझ में आ गया होगा कि 115 से 4 मामलों में अगर मेंबर्स अपनी दिल की बात रखना चाह रहे हैं, डायरेक्टर हटाओ, ऑडिटर हटाओ, उनकी जगह पे नया अपॉइंट करो, तो 115 एप्लीकेबल होता है। वेयर एज जो ये सेक्शन 111 है, इसमें 2 मामले हैं, या तो आप कोई इन चारों के अलावा कोई दूसरा मैटर देना चाहते हो, 4 मामले तो 115 के हो ही गए, इसके अलावा कोई दूसरा मैटर देना चाहते हो तो आप 111 में जा सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी प्रपोज्ड एजेंडा में कोई करेक्शंस या ऑल्टरेशंस कराना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट क्लियर है?
ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि कितने लोग यहाँ पे रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो कौन कौन यहाँ पे अलाउड है, कितने एंटाइटल्ड कौन है, एंटाइटल्ड टू रिकमेंड, यहाँ पे भी लिख लेते हैं एंटाइटल्ड टू रिकमेंड। अच्छा, अब कितने लोग एंटाइटल्ड हैं रिकमेंडेशन भेजने के लिए, तो लेट्स सी। देखो, सबसे पहले 115 की बात कर लेती हूँ मैं। तो 115 में लिखा है या तो जिनके पास 1% लिखा है, 10 नहीं है, 1%, जिनके पास 1% होल्डिंग है, या फिर जो 5 लाख, नॉट लेस देन 5 लाख रुपीज़ की कैपिटल होल्ड करते हैं। 5 लाख रुपीज़ की कैपिटल एटलीस्ट है ये मिनिमम, जो या तो 1% की कैपिटल होल्ड करते हैं एटलीस्ट, या फिर 5 लाख रुपए के शेयर, पेड अप कैपिटल के शेयर होल्ड करते हैं। तो ऐसे लोग डिमांड कर सकते हैं। वेयर एज अगर मैं सेक्शन 111 की बात करूं, तो यहाँ पे कौन लोग एंटाइटल हैं, हु आर एंटाइटल्ड अंडर सेक्शन 100, ऐसा लिखा हुआ है। सेक्शन 100 इज फॉर ईजीएम। जो ईजीएम कॉल करने के लिए एंटाइटल्ड हैं वही लोग 111 में भी एंटाइटल्ड हैं। तो अब आप सोचोगे मैम ईजीएम हमने पढ़ा ही नहीं, ईजीएम में कितने लोग एंटाइटल्ड हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए कि ईजीएम के लिए कितने लोग एंटाइटल्ड हैं। तो लेट्स सी, इसमें 2 केसेस है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल और नो शेयर कैपिटल। अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल वाली है तो उसमें ले लेना 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक बात। कैपिटल वाली है तो कैपिटल ले लेना 1/10, और अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो उस केस में कैपिटल तो ले नहीं सकते, तो वोटिंग राइट्स ले लेना। तो 1/10 ऑफ वोटिंग राइट्स ले लेना। इज दिस ओके? 1/10 ऑफ वोटिंग राइट्स हम ले लेंगे। तो ये दो डिफरेंस समझ में आ गए। एक तो ऑब्जेक्टिव क्लियर है, दोनों का पर्पस अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए है, और दोनों में कितने कितने लोग जो हैं यहाँ पे एप्लीकेशन लगा सकते हैं, नोटिस भेज सकते हैं कंपनी को, वो हमने नंबर्स भी समझ में आ गया। तो यहाँ पे तो सिर्फ 1% लोग अगर हैं तो भी अलाउड होगा, इवन 1% नहीं है और उनकी कैपिटल 5 लाख की है तो भी अलाउड होगा। लेकिन ईजीएम कॉल करने के लिए कम से कम 1/10 होल्डिंग होना जरूरी होगा, चाहे वो वोटिंग राइट्स की होल्डिंग हो या वो कैपिटल की होल्डिंग हो। यहाँ तक क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। इसमें एक और हम ऐड कर लेते हैं। अच्छा, इन्हीं में एक और डिफरेंस हम आगे समझते हैं कि कितने पीरियड का नोटिस जाएगा। सेक्शन 111 में कितना जाएगा, 115 में कितना जाएगा। तो थर्ड जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, नोटिस पीरियड। नोटिस पीरियड, देखिए नोटिस पीरियड जो स्पेशल नोटिस में दे रखा है, दैट इज व्हाट, कि आप जो है एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग नोटिस सेंड करेंगे। तो मिनिमम 14 डेज बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग, और ये 14 डेज वही क्लियर होंगे, क्लियर मतलब वो डे ऑफ सेंडिंग और डे ऑफ मीटिंग जो है वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, और यहाँ पे जो ये जो है 111 में नोटिस पीरियड है, यहाँ पे नोटिस पीरियड 2 है, क्योंकि 2 टाइप के कंटेंट यहाँ पे कवर किए थे ना अपन ने, तो यहाँ पे 2 नोटिस पीरियड है। अगर आप न्यू दे रहे हैं एजेंडा तो क्या होगा, और आपका एग्जिस्टिंग है एजेंडा जिसमें आप करेक्शन करा रहे हो, है ना, तो क्या होगा। एग्जिस्टिंग एजेंडा अगर है तो 2 वीक्स आपको मिलेंगे, 2 वीक्स बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग, क्योंकि आपको नोटिस में ही तो एजेंडा पता चलेगा, तो आपको 21 दिन का तो नोटिस ही मिला होगा, तो उसके बेसिस पे यू केम टू नो कि अच्छा ये चीज़ें हैं और मुझे इसमें करेक्शन करना, तो 2 वीक्स बिफोर आपको देना पड़ेगा। वेरएस न्यू एजेंडा जो है वो आपको 6 वीक्स बिफोर द मीटिंग देना पड़ेगा, 6 वीक्स बिफोर द मीटिंग देना पड़ेगा। व्हाट आई सेड, 6 वीक्स बिफोर द मीटिंग। अच्छा, यहाँ पे नोटिस पीरियड जो सेक्शन 115 है, इसमें एक और बात बोली है कि मैक्सिमम पीरियड भी दे रखा है, मैक्सिमम पीरियड दे रखा है 3 मंथ्स।
3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे 111 में एज सच मैक्सिमम पीरियड का कोई इंटीमेशन नहीं है। अच्छा, अब है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान से सुनना। नोटिस पीरियड क्लियर हो गया, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। 111 के अंदर नोटिस पीरियड 2 अलग अलग मामले हैं, दोनों में अलग अलग है पीरियड। अगर न्यू एजेंडा दे रहे हो तो 6 हफ्ते पहले दोगे, और अगर एग्जिस्टिंग प्रपोज एजेंडा में कुछ करेक्शन है तो 2 वीक्स पहले दोगे। वेरस 555 जो 115 है आपका, उसके अंदर 14 डेज बिफोर एटलीस्ट, और मैक्सिमम 3 महीने पहले जाता है। ओके, अब सुनो ध्यान से। इन जनरल मैं एज्यूम करके चलती हूँ कि कंपनी की जनरल मीटिंग सितंबर में होगी, सितंबर में ही होती है, 30 सितंबर के आसपास, 20 से 30 सितंबर के बीच में होती है। इन जनरल हमेशा सितंबर में ही होती है। तो उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेट करा कि यार एक काम करते हैं, जुलाई के एंड में दे देते हैं मुझे कि ये रेजोल्यूशन पुट करने हैं। जुलाई में दिया तो अगस्त का पूरा महीना है, तो 4 हफ्ते तो वहीं हो जाएंगे और 2 हफ्ते सितंबर के हो ही जाएंगे। तो ऐसा प्रिज्यूम करके, क्योंकि अभी तक नोटिस नहीं आया था जनरल मीटिंग का, दैट्स व्हाई आई प्रिज्यूम्ड कि मोस्ट लाइकली सितंबर मिड के बाद ही होगी जनरल मीटिंग। तो मैंने क्या किया ध्यान से सुनना, मैंने जुलाई एंड में ही जनरल मीटिंग का नोटिस सेंड कर, ये जनरल मीटिंग में मैंने पुट कर दिया कि आप जब भी जनरल मीटिंग कॉल करो तो ये एजेंडा उसमें पुट कर लेना, ऐसा मैंने रिकमेंडेशन दे दिया 111 के अंदर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैंने ये डिस्पैच किया, उसके 1-2 दिन बाद ही मुझे जनरल मीटिंग का नोटिस मिल गया, और जनरल मीटिंग जो होल्ड होनी थी वो 1 मंथ के अंदर अंदर ही होनी थी। तो मेरे 6 वीक्स पूरे नहीं हो रहे हैं, अब 6 वीक्स पूरे नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि मुझे सपने थोड़ा आ रहे थे कि कंपनी की जनरल मीटिंग कब होने वाली है। मैं तो मेंबर हूँ, मुझे नहीं पता कि बोर्ड क्या क्या कर रहे हैं। तो अगर बाई चांस मैंने नोटिस दे दिया है कंपनी को 111 के अंदर, और मीटिंग जो है वो 6 हफ्ते से पहले ही कॉल हो जाती है, तब भी स्टिल ये जो 6 वीक्स का नोटिस है वो डीम्ड टू बी कंप्लाइड माना जाएगा, वैलिड नोटिस माना जाएगा। व्हाट आई एम सेइंग अगेन, यहाँ पे 6 हफ्ते का नोटिस रिक्वायर्ड है, बट इफ notice given by member under this section before receiving notice of general meeting, तो अभी आपको जनरल मीटिंग का नोटिस नहीं मिला है, उससे पहले ही आपने डिसाइड कर लिया था कि आपने प्रिज्यूम किया था कि सितंबर के मिड में कभी मीटिंग होगी, आपने उस हिसाब से जुलाई के अंदर क्या कर दिया, अपना 111 का नोटिस भेज दिया। लेकिन बट मीटिंग हेल्ड बिफोर 6 वीक्स, लेकिन मीटिंग 6 हफ्ते पहले ही हो गई, तो भी क्या माना जाएगा, डीम्ड कंप्लाइंस माना जाएगा। और ये जो नोटिस होगा ये क्या होगा, वैलिड। ऑल्दो इसने 6 हफ्ते पूरे नहीं किए हैं, सुन लेना, ऑल्दो इसने 6 हफ्ते पूरे नहीं किए हैं, बट स्टिल उसके बावजूद भी ये नोटिस क्या माना जाएगा, एब्सोल्युटली वैलिड माना जाएगा। मेरी बात आएगी, समझ में आ गई है आप लोग को। अब एक काम करते हैं, फटाफट से इन दोनों सेक्शंस की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। पहले 115 की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। सी 115, let's see, special notice. A special notice required to be given to the company shall be signed either individually or collectively by such number of members holding not less than कितना परसेंट, 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, या फिर एक तो 1% हो गया वोटिंग एंटाइटलमेंट का, या फिर holding shares on which an aggregate sum of not less than 5 lakh has been paid up on the date of notice। तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन, या तो 1% होल्ड कर रहे हो या 5 लाख रुपए की पेड अप कैपिटल होल्ड कर रहे हो। गॉट इट? अच्छा, सच नोटिस शैल बी सेंड बाय members to the company not earlier than 3 months, not earlier than 3 months, 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 3 महीने पुराना हो सकता है, but at least 14 days before, at least 14 days before the date of the meeting at which the resolution is to be moved, exclusive of the day on which notice is given and the day of the meeting। तो इसका मतलब 14 days कौन से हो गए, क्लियर हो गए। 14 days कौन से हो गए, क्लियर, ये क्लियर नोटिस हो गया। ओके, अब कंपनी को नोटिस रिसीव हो गया ना, तो कंपनी क्या कर देगी, डिस्पैच कर देगी ऑब्वियसली। तो कंपनी रेस्ट ऑफ द मेंबर्स को बताएगी, भाई ये फला फला मेंबर चाहता है कि डायरेक्टर को रिमूव कर दो, तो ये इंटीमेशन रेस्ट ऑफ द मेंबर्स को 7 दिन पहले इंटीमेट किया जाएगा। ठीक है, अब 7 दिन पहले इंटीमेशन जो जाएगी वो कैसे जाएगी,
जैसे आपने मीटिंग का नोटिस दिया था वैसे भेज दो। और अगर वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि अब 7 दिन का टाइम बचा है, इतने सारे मेंबर से कैसे भेजोगे, तो आप एडवर्टीजमेंट भी भेज सकते हो। न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी ये काम किया जा सकता है। इज दिस ओके? तो लैंग्वेज देखते हैं इसकी। द कंपनी शैल इमीडिएटली after receipt of notice give its members notice of resolution at least 7 days before the meeting, exclusive of the day of dispatch of notice and day of the meeting, in the same manner as it gives notice of the general meeting. And if it is not able, it is not possible, then newspaper advertisement can be given. Newspaper advertisement कैन बी गिवन। तो कौन कौन से 2 न्यूज़पेपर हैं? इंग्लिश एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज। तो 2 न्यूज़पेपर में आप नोटिस दे सकते हैं, वन इज इंग्लिश एंड वन इज वर्नाकुलर लैंग्वेज। गॉट इट? इसकी प्रोसेस बता दूंगी मैं, फटाफट से सुन लो। सबसे पहले क्या हुआ, जो भी रेक्विजिट मेंबर्स थे 1% या 5 लाख, कंपनी को नोटिस दिया, स्पेशल नोटिस। कब दिया? जनरल मीटिंग से 14 दिन पहले कंपनी को नोटिस रिसीव हो गया। उस नोटिस के बेसिस पे कंपनी ने अपना नोटिस फ्रेम किया और मीटिंग से 7 दिन पहले रेस्ट ऑफ द मेंबर्स को सर्कुलेट कर दिया। वो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स को इंटीमेट करना तो ज़रूरी है ही है, नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा कि मीटिंग में किसका रिमूवल होना है, तो वो भी माइंड सेट कर ले अपना। ये जो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स को सर्कुलेट हो रहा है वो सेम मैनर में हो सकता है जैसे कि आपने क्या किया था, नोटिस दिया था ना जनरल मीटिंग का, सेम वैसे कर सकते हो। या फिर कैसे कर सकते हो आप? न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट भी दे सकते हो। अब लिस्टेड कंपनी इतना सारा काम एकदम से कैसे करेगी, तो एडवर्टाइज कर दो, काम खत्म। गॉट इट? चलिए अब सेक्शन 111 की जो लैंग्वेज है थोड़ा ध्यान से समझना, नहीं तो थोड़ी सी ऊपर से निकल जाएगी। नाउ सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन सेक्शन 111, लैंग्वेज के वर्ड्स को समझना। भावनाएं समझ में आ गई ना आप लोग को कि 115 के अलावा वाले मैटर्स इसमें जाएंगे। 2 टाइप के मैटर्स जाते हैं। नंबर 1 नया एजेंडा प्रपोज करना है, या फिर एग्जिस्टिंग एजेंडा में आपको कोई करेक्शन कराने हैं। और कितने टाइम पीरियड का जाता है? 6 वीक्स का और 2 वीक्स का जाता है। 6 वीक्स से शॉर्टर भी चलेगा, है ना। और साथ ही में जो कॉस्ट वॉस्ट लग रही है वो तो आपको पे करनी है, तो वो सब इसमें लिखा हुआ है। देखो, अ कंपनी शैल ऑन रिक्वेजिशन इन राइटिंग ऑफ सच नंबर ऑफ मेंबर्स एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 100, आ गया ना, सेक्शन 100 में लिखा हुआ है, तो हमने ऑलरेडी बता दिया है। और 1/10 है ना। गिव नोटिस टू द मेंबर्स ऑफ एनी रेजोल्यूशन विच मे प्रॉपरली बी मूव्ड एंड इज इंटेंडेड टू बी मूव्ड एट अ मीटिंग। ओके, नोटिस दे दिया, गिव नोटिस टू द मेंबर्स, नोटिस दे दिया गया मेंबर्स को कि भैया हम ये रेजोल्यूशन पुट करना चाहते हैं। And circulate to members any statement, circulate the members any statement with respect to the matters referred to in the proposed resolution or business to be dealt with at that meeting. Is this okay? 2 बातें क्या बोली कि give notice to members of any resolution which may be properly moved and is intended to be moved at the meeting, तो resolution, तो एक तो resolution हो गया, या फिर एंड साथ ही में सर्कुलेट, इसको सर्कुलेट करेंगे किसको? मेंबर्स को, कि स्टेटमेंट रेफर, जो प्रपोज एजेंडा से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट्स वगैरह हैं उनको सर्कुलेट करने की बात कर रहा है। तो 2 टाइप की बातें यहाँ पे की जा रही हैं। अब ये बोल रहा है अ कॉपी शैल नॉट बी बाउंड, द कंपनी शैल नॉट बी बाउंड अंडर दिस सेक्शन टू गिव नोटिस ऑफ एनी रेजोल्यूशन और टू सर्कुलेट एनी स्टेटमेंट। तो ना तो रेजोल्यूशन पुट करेगा, मतलब नया एजेंडा पुट करेगा, ना ही कोई स्टेटमेंट सर्कुलेट करेगा, दोनों ही नहीं करेगा। अनलेस क्या बोल रहे हैं? कॉपी ऑफ requisition signed by the requisitionist is deposited at the registered office of the company. In case of requisition requiring notice of a resolution, मतलब नया एजेंडा पुट करना चाह रहे हो, तो रेजोल्यूशन के केस में क्या बोला? नॉट लेस देन 6 वीक्स बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग। अगर नया रेजोल्यूशन पुट करना है तो 6 हफ्ते पहले, और एनी अदर एक्विजिशन अगर आपकी है, मतलब नया रेजोल्यूशन के अलावा कोई भी सर्कुलेशन आप कराना चाहते हो, तो नॉट लेस देन 2 वीक्स बिफोर द मीटिंग, 2 वीक्स बिफोर द मीटिंग। एक तो ये हो गया। एंड डिपॉजिटेड और टेंडर्ड विद द रिक्वेजिशन इज सम रीजनेबली सफिशिएंट, तो मतलब कॉस्ट भी आपको पे करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है? एक तो टाइमली नोटिस देना है कंपनी को, टाइमली नोटिस देना है 6 हफ्ते या 2 वीक्स वाला, और साथ ही में कॉस्ट भी पे करनी है। इज दिस ओके? क्लियर है? अच्छा, अब प्रोवाइडेड की लैंग्वेज सुनना ध्यान से, क्या लिखी हुई है सुनना ध्यान से। प्रोवाइडेड दैट इफ आफ्टर अ कॉपी ऑफ रिक्वेजिशन रिक्वायरिंग नोटिस ऑफ अ रेजोल्यूशन हैज बीन डिपॉजिटेड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, एन एनुअल जनरल मीटिंग इज कॉल्ड, मतलब हमें नोटिस तो पहले मिल गया लेकिन मीटिंग बाद में कॉल हुई है, ऑन अ डे विद इन 6 वीक्स, 6 हफ्ते के अंदर अंदर ही मीटिंग कॉल हो जा रही है। आफ्टर a copy has been deposited, the copy although not deposited within the time specified required under this subsection shall be deemed to have been properly deposited
फॉर द पर्पज देयर ऑफ। तो इसने क्लियरली क्या बोल दिया आपको कि अगर आपने नोटिस दिया 111 में, कंपनी को नोटिस मिल गया है और कंपनी ने उसके बाद मीटिंग कॉल की है, लेकिन 6 हफ्तों के अंदर अंदर ही कॉल कर दी, तो इसका मतलब 6 हफ्ते पूरे नहीं हुए ऑल दो, बट स्टिल उसके बावजूद भी आपका ये नोटिस वैलिड नोटिस माना जाएगा, इवन दो 6 वीक्स का पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ था। तो आपको क्या करना है, देखो सुनो, 2 कंडीशन फुलफिल करनी है। पहला, एक तो टाइम की कंडीशन और एक पैसे देने हैं। टाइम की कंडीशन 6 वीक्स और 2 वीक्स वाली है, और साथ में जो भी कॉस्ट लगेगी आपकी वो कॉस्ट आप पे करेंगे। एग्जाम्पशन मिल गई कि अगर नोटिस मीटिंग कॉल नहीं हुई थी, अब मीटिंग कॉल हो जा रही है 6 वीक्स के अंदर अंदर, तो वो वैलिड नोटिस माना जाएगा। अब एक बात इन्होंने बोली कि कंपनी कब बाउंड नहीं होगी। मान लीजिए कंपनी के अगेंस्ट में आप कुछ मैटर लेके आ रहे हो, तो फिर कंपनी बाउंड नहीं है उस सर्कुलेट करने के लिए। द कंपनी शैल नॉट बी बाउंड to circulate any statement as specified in clause B of subsection 1 if on the application either of the company or any of the person who claim to be aggrieved the central government by order declares that the rights conferred by this section are being abused to secure needless publicity फॉर डिफेमेटरी मैटर्स। तो सीजी को लगता है कि बिना फालतू परेशान करने के लिए, डिफेम करने के लिए ये सारे मामले उठा रहे हो आप, तो मना किया जा सकता है। और मना कर दिया तो जो भी कॉस्ट है वो आपकी लगेगी, ऑल्दो सर्कुलेशन नहीं हो लेकिन फिर भी कॉस्ट तो लगेगी। एन ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 3 मे ऑल्सो डायरेक्ट दैट द कॉस्ट इनकर्ड बाय द कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ दिस सेक्शन shall be paid to the company by the requisitioners notwithstanding that they are not the parties to the application। तो जो भी requisitioners है, जिन्होंने भी मीटिंग कॉल की है, ये सब किया है, वो सब के सब यहाँ पे कॉस्ट पे करने के लिए लाइबल होंगे। अब एक बार फटाफट से मैं 111 को समरी कर देती हूँ। यहाँ पे 2 टाइप के मामले हैं, आप या तो रेजोल्यूशन का प्रपोजल दे रहे हैं या फिर आप कोई भी ऑलरेडी प्रपोज रेजोल्यूशन से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट सर्कुलेट करना चाहते हैं, मतलब उसमें कोई करेक्शन कराना चाहते हैं। अगर आप रेजोल्यूशन का प्रपोजल दे रहे हैं तो 6 हफ्ते पहले दे देना, और अगर प्रपोज रेजोल्यूशन का कोई स्टेटमेंट देना है तो 2 वीक्स पहले दे देना, अलॉन्ग विथ फीस, जो भी कॉस्ट है वो आप पे करेंगे। इवन दो आपने 6 हफ्ते पहले नोटिस नहीं दिया, क्योंकि आपने नोटिस दिया, आपको थोड़े ना सपने आ रहे थे, कंपनी की मीटिंग कॉल हो गई 6 वीक्स के अंदर अंदर, तो भी वो वैलिड नोटिस माना जाएगा। अब कंपनी बोल रही कि डिफेमेटरी है, सीजी सेटिस्फाई हो गया, डिफेमेटरी है, तो सीजी मना कर देगा सर्कुलेट करने से, बोले कि ये तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। और ऐसे केसेस में सीजी कॉस्ट पे करने के लिए भी बोल सकता है कि आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, इवन तो सर्कुलेशन नहीं हुआ है मेंबर्स को, बट स्टिल सीजी के पास परमिशन लेने के लिए पहुंची कंपनी, उसमें तो कॉस्ट लगी ना, तो वो कॉस्ट रिक्विजिशंस को पे करनी पड़ेगी। इज दिस ओके? तो आज हमने 3 सेक्शंस किए हैं। सेक्शन 114 तो बहुत ही सिंपल सा सेक्शन था, ORSR की बात हमने की थी। फिर उसके बाद अभी जो 2 सेक्शन हैं उनको बहुत ध्यान से समझ लेना, और उसके जो कंपैरेटिव एनालिसिस की मैंने जो टेबल बनाई उसको बहुत अच्छे से लिख भी लेना। 111 जो है वो सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन की बात करता है, और 115 जो है वो स्पेशल नोटिस की बात करता है। दोनों के पर्पस अलग अलग हैं, दोनों के लोग अलग अलग हैं, पीरियड एकदम अलग अलग हैं। इज दिस ओके? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना इनफ है, बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोविजन के साथ हम लोग कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच।